Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we will going to read a poem Because I Could Not Stop for That, and it is written by Emily Dickinson. So starting with the poem translation. Because I could not stop for that, he kindly stopped for me. The carriage held but just ourselves and immortality. अब poet कहती हैं क्योंकि इसलिए कि मैं डेथ के लिए कि मैं मौत के लिए रुकी नहीं या मैं रुक नहीं सकी तो मौत जो है मेरे लिए रुक गई। ही काइंडली स्टॉप फॉर मी में जो ही है ये ही डिनोट करता है डेथ को, क्योंकि मैं मौत के लिए रुक नहीं सकती थी तो वो मुझसे आके खुद मिल गई या वो मेरे लिए रुक गई और वो अपने साथ एक कैरेज लेके आई, एक बग्गी के जिसमें मौत थी, मैं थी और इमोर्टैलिटी थी और हमने एक साथ जो है सफर किया था। We slowly drove, he knew no haste, and I had put away my labor and my layer too for his civility. अब पॉइंट हमें अपनी जर्नी के बारे में बताती हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। ही न्यू नो हेस्ट, ही मतलब डेथ कि मौत को पता था कि मुझे कोई जल्दी नहीं है और मैंने अपना सारा काम जो है एक साइड पे रख दिया था और अपनी खुशी भी फॉर हिज सिविलिटी मौत को इज्जत देने के लिए, मतलब मैंने अपने सारे काम काज छोड़ दिए थे मौत को इज्जत देने के लिए ताकि मैं सुकून से इस जर्नी में आगे जा सकूं। We passed the school where children strove at recess in the ring. We passed the field of gazing grain. We passed the setting sun. अब स्पीकर जो है अपनी जर्नी के बारे में बताती हैं कि जब हम उस कैरेज में जा रहे थे तो हमने सबसे पहले एक स्कूल को पास किया कि जहाँ जो बच्चे थे वो जो है उछल कूद कर रहे थे। स्ट्रोव का मतलब है उद्यम मचाना, उछल कूद करना। एट रिसेस, अब उनकी रिसेस के टाइम जब उनको ब्रेक दी जाती है और इन द रिंग उन्होंने एक रिंग बना रखा था या आप कह सकते हैं कि जो प्ले ग्राउंड था वहाँ वो बच्चे खेल रहे थे। तो जब मेरी जो कैरेज है जब उसके स्कूल के पास से गुजरा तो हमने बच्चों को रिसेस के टाइम खेलते हुए देखा। We passed the fields of catching grain, we passed the setting sun. हमने फसलों को देखा जो पक रही थी और हमने डूबते हुए सूरज को पास किया, यानी कि जो सूरज है वो डूब रहा था और हम उससे भी आगे निकले और रादर ही पास us, या शायद सूरज था उसने हमें पास किया था। The dews grew grand chill, for only December my gown, my tippet only tool. अब इसमें पोएट कहती हैं कि जो मौसम था वो बहुत चिल था, मौसम जो है उस टाइम बहुत ठंडा था, ठीक है। It was like the dews grew wearing and chill, for only December my gown, my tippet only tool. अब पोएट कहती हैं कि जो मौसम था वो बहुत ज्यादा सर्द था, बहुत ज्यादा चिल था और मैंने जो है एक गाउन पहन रखा था और मेरे पास एक स्टॉल, आप कह सकते हैं स्टॉल था, एक स्कार्फ था जो कि पतला सा था, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। We paused before a house that seemed a swelling of the ground. The roof was scarcely visible, the cornice in the ground. अब पॉइंट कहती है कि वहां एक घर आया जहां हमने पास किया और हम उस घर के पास रुक गए। अब जो वो घर था वहां एक मट्टी का ढेर था जहाँ पे बहुत ज्यादा उबार था, यानी कि बहुत ज्यादा मट्टी का ढेर था, बहुत ज्यादा मट्टी पड़ी हुई थी और जो रूफ था वो विजिबल था, यानी कि उसके जो छत से जो था सब कुछ नजर आ रहा था। यानी कि आप अगर ग्राउंड में होते तो आप ग्राउंड से छत को देख सकते थे कि खुला हुआ है और आप मिट्टी को भी देख सकते थे जो कि बहुत ज्यादा मिकदार में थी और जो था बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी उसमें। Since then, the centuries, and yet each feels shorter than the day, I first surmised the horses' heads verged toward eternity. अब पोएट कहती है कि since then the centuries and yet each feels shorter than the day, कि उस चीज को लेके अब तक बहुत टाइम बीत चुका है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो सिर्फ एक दिन ही गुजरा है। यानी कि अभी पोएट आके कंक्लूड करती हैं
कि ये जो मैंने पीछे आपको बताया है, ये जो मैंने आपको बताया है कि रूफ था जो विजिबल था, और ये जो ग्राउंड की और स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड की बात की गई है, ये ग्रेव की बात की गई है। और ये किसकी ग्रेव है? ये पोएट की, ये स्पीकर की ग्रेव है, जहाँ से वो सब देख सकती हैं। और वो कह रही हैं कि उस वक्त से लेके अब तक मैं इस ग्रेव में मौजूद हूँ, और इतना ज़्यादा ज़माना, इतनी ज़्यादा सेंचुरीज बीत चुकी हैं, लेकिन फिर भी लग रहा है, फील शॉर्टर देन द डे, कि दिन या दिन का कुछ हिस्सा ही हुआ है। I first surmised the horse's head were toward eternity, और पोएट कहती हैं कि मुझे अब ये रियलाइजेशन हो रही है कि उस दिन कैरेज में मैंने जिस चीज की तरफ सफर किया था, वो मेरा सफर एटर्निटी की तरफ था। Now we will discuss themes: inevitability of death and the passage of time. The speaker's journey in the carriage with death symbolizes the progression from life to death. ठीक है, कि यहाँ से उनकी ज़िंदगी से लेके उनकी डेथ की तरफ का जो सफ़र है, जो उन्होंने उस सफ़र में देखा है, ये सिंबलाइज करता है। Acceptance of mortality. The speaker portrays a calm and accepted attitude towards death, emphasizing the peacefulness of the carriage ride. Additionally, the poem touches on the idea of immortality and the afterlife. और इसका जो सेकंड थीम है, वो एक्सेप्टेंस ऑफ मोर्टेलिटी है, कि पोएट ने कैसे मोर्टेलिटी दिखाई, कैसे एक्सेप्ट किया अपनी डेथ को, और उनका जो एटीट्यूड था वो कितना काम था और कितना एक्सेप्टिंग एटीट्यूड था, कि उनको पता था कि उनकी जो जर्नी है वो डेथ की तरफ है, वो डेथ की तरफ जा रही हैं, उनकी जो कैरिज राइड है उन्हें डेथ की तरफ लेके जा रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ग्रेसफुली इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट किया, और उन्होंने बिल्कुल भी होप नहीं दिखाया। Symbolism. The carriage. The carriage in because I could not stop for death symbolizes the journey from life to death. This journey begins when a personified version of death comes to pick up the speaker, who admits that she was never going to stop for him on her own. He had to come to her. The carriage then carries the speaker through a landscape that represents a kind of speed up version of life. In this way, life as a metaphorical journey becomes a literal journey in the carriage. ठीक है, तो जो कैरेज था, ये बेसिकली सिंबलाइज करता है पोएट की जो जर्नी है लाइफ से लेके डेथ की, वो तो उनकी जो जर्नी है वो कैसे बिगेन हुई थी, और कैसे जो मतलब जल्दी जल्दी क्विकली उन्होंने अपनी जर्नी दिखाई थी लाइफ से लेकर डेथ तक की, और उनका जो काइंड बिहेवियर था वो दिखाया था, और उन्होंने स्पेशली मेंशन किया था कि मैं जो है मौत के लिए नहीं रुकी थी, मैं उसके लिए रुक नहीं सकती थी, इसलिए वो खुद आके मेरे लिए रुक गई, मुझसे आके मिल गई। The children. The third stanza is deeply symbolic, appearing to represent different stages along the journey of a typical human life. The first of these is the school, where the speaker sees children playing all together. This image represents the first stage of life, childhood. Interestingly, the verb used to describe the children's activity is not played but stopped. In other words, the children seem to be making a real effort at whatever game they are playing, with subtle comments on the effort involved in life more generally. ये जो बच्चे थे, जब उन्होंने स्कूल को पास किया था, तो ये एक लाइफ बता रहे थे, वो लाइफ डिस्कस कर रहे थे, लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि कैसे जो लाइफ है वो डिफरेंट स्टेजेस से जाती है। जैसे बच्चे थे वो चाइल्डहुड रिप्रेजेंट कर रहे थे, और फिर जब उन्होंने जाके गेजिंग ग्रैंड, जब उन्होंने देखा फसलें पक गई है, तो कैसे अडल्टहुड को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, द फील्ड्स. द सेकंड स्टेज along the speaker journey is the field of gazing grain. The grain symbolizes adulthood and maturity. Having passed by the school, which represents childhood, the speaker now sees this symbolic image of growth. Each year, crops are brought to maturity एंड देन कट डाउन टू बी सोल्ड। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बच्चे जो हैं वो चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जबकि जो फसलों की ग्रोथ थी वो एडल्टहुड को रिप्रेजेंट करती, कि कैसे हर साल जो फसलें हैं वो कट जाती हैं, लेकिन दोबारा से उनकी ग्रोथ होती है। द सन. The setting sun symbolizes the end of life. The speaker is nearing the end of her journey.
What will follow, of course, is night time or death. That is, the speaker's sun is setting and she is leaving her earthly existence. और डूबता हुआ सूरज जो है वो उनकी डेथ को डिनोट करता है कि उनकी जिंदगी का जो सूरज है वो डूब चुका है. Thank you so much everyone.